तो पहला सवाल देखिए, वह बोली जो मारवाड़ी व मालवी का मिश्रण है तथा अपनी कर्कशता के लिए जानी जाती है। तो मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण आपकी कौन सी बोली हो जाएगी? तो ये रांगड़ी हो जाएगी दोस्तों। रांगड़ी जो है ये किसका मिश्रण है? तो ये आपकी मालवी और आपके मारवाड़ी का मिश्रण है। ये आपको ध्यान रखना है, मालवी और मारवाड़ी का मिश्रण है। इसे कैसे याद रखोगे? तो इसे आप रा मामा से याद रख सकते हो, मैंने काफ़ी बार आपको बताया है। तो रा मामा से आप इसे याद रख सकते हो। रांगड़ी जो है ये मालवी और मारवाड़ी का मिश्रण है, ठीक है। और रांगड़ी बोली जो है दोस्तों ये किसकी उपबोली है? तो ये आपकी मालवी की उपबोली है। इसके अलावा एक आपकी निमाड़ी आती है जिसे दक्षिणी राजस्थानी कहा जाता है, यह भी आपकी मालवी की उपबोली है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से असुमेलित है। तो यहाँ पर कौन सा आपका असुमेलित है? बचावतों की हवेली बीकानेर दिया गया है, पटुआ की हवेली जैसलमेर है, नथमल की हवेली रामगढ़ है और आपके नाथुराम पोदार की हवेली बिसाऊ है। तो यहाँ पर दोस्तों नथमल की हवेली जो रामगढ़ दिया गया है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि नथमल की हवेली आपकी कहाँ पर हो जाएगी? तो ये भी आपकी जैसलमेर में हो जाएगी। पटुआ की हवेली और नथमल की हवेली आपकी जैसलमेर में है, बचावतों की हवेली आपकी बीकानेर में है और नाथुराम पोदार की हवेली आपकी बिसाऊ झुंझुनू में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम आपके जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन के द्वारा किया गया था। अगला सवाल देखिए, भारत में संसदीय शासन को इंगित करने वाली विशेषता है। तो संसदीय शासन को इंगित करने वाली विशेषता आपकी कौन सी हो जाएगी? तो यहाँ पर दोस्तों नाम मात्र व वास्तविक कार्यपालिका का पृथक पृथक होना जो है ये संसदीय शासन को इंगित करने वाली विशेषता है। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे? तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष आपके कौन रहे हैं? के.एम. मुंशी, भीमराव अंबेडकर, वी.टी. कृष्णमाचारी या फिर मीनू मस्मी। तो एक तो आपके दोस्तों एस.सी. मुखर्जी थे। एस.सी. मुखर्जी जो थे ये भी आपके दोस्तों उपाध्यक्ष रहे थे संविधान सभा में। इसके अलावा आपके वी.टी. कृष्णमाचारी जो है ये भी आपके उपाध्यक्ष रहे थे राजस्थान से संविधान सभा के अंतर्गत। ये आपको ध्यान रखना है। वी.टी. कृष्णमाचारी जो है इनका संबंध कहाँ से हो जाएगा? तो इनका संबंध जयपुर से आपका हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से राजस्थानी साहित्य की कौन सी श्रेणी कहानी या कथा विद्या से संबंधित है? तो ये कौन सी हो जाएगी दोस्तों आपकी? तो ये आपकी हो जाएगी वात। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है? हमीर रासो आपका सारंगधर दिया गया है, खुमान रासो दलपत विजय दिया गया है, डोला मारुरा दुहा कृष्णदास है और हरिरस आपका ईसरदास है। तो डोला मारुरा दुहा जो है दोस्तों ये आपकी कवि कल्लोल के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? कवि कल्लोल के द्वारा आपकी लिखी गई है। ये आपको ध्यान रखना है। हमीर रासो सारंगधर बिल्कुल सही है और एक हमीर रासो आपकी जोधराज के द्वारा भी लिखी गई है। इसके अलावा खुमान रासो दलपत विजय के द्वारा लिखी गई है और हरिरस आपकी ईसरदास के द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड जो है ये आपका गलत हो जाएगा। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताना दोस्तों, डोला मारूरी वात जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है? डोला मारूरी वात जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये आप मुझे कमेंट करके बताना। देखते हैं देखिए कितने बच्चों को पता है डोला मारूरी वात जो है ये आपकी किसके द्वारा लिखी गई है। अगला सवाल देखिए, फाबूजी के संदर्भ में दिए गए कथनों में से असंगत है। तो यहाँ पर कौन सा आपका असंगत हो जाएगा ये आपको बताना है। तो फाबूजी की स्मृति में भाद्रपद कृष्ण नवमी को कोलुमुंड फलोदी में मेला लगता है। तो ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि फाबूजी का मेला दोस्तों आपके चैत्र महीने में लगता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। रेवाड़ी जाति फाबूजी को अपना आराध्य देव मानती है। ये बात बिल्कुल सही है, रायका या रेवाड़ी। फाबूजी की फड़ का वाचन रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है और फाबूजी के फवाड़े अगर पूछे जाए तो ये आपके माठ वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। चांदा, डेमा, हरमल आदि फाबूजी के सहयोगी थे। तो ये बात भी सही है, ये थर्ड भी आपका सही है, 2 भी सही है। यहाँ पर 4 भी जो है ये आपका सही है। चांदा, डेमा, हरमल आपको ध्यान रखना है, ये भी आपके एग्जाम में इंडिविजुअली पूछ लिए जाते हैं। तो पहला यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान द्वारा किस प्रकार की नागरिकता की व्यवस्था की गई है? तो भारतीय संविधान में आपकी किस प्रकार की नागरिकता की व्यवस्था है? तो आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, यहाँ पर आपकी एकल नागरिकता है। तो ऑप्शन 4 आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, नागपंचमी, देव झूलनी एकादशी, इसके अलावा दशहरा और करवा चौथ यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर वहाँ आपको दिए गए हैं, इनको सुमेलित करना है। तो बताइए कौन सा आंसर आपका सही होगा? तो नागपंचमी आपकी श्रावण के महीने में आती है, देव झूलनी एकादशी आपकी भाद्रपद के महीने में आती है, दशहरा आपका कब आता है दोस्तों? तो दशहरा आपका कार्तिक के महीने में आता है, सॉरी अश्विन के महीने में आपका आ जाएगा और करवा चौथ आपकी कार्तिक कृष्ण पक्ष की आपकी चतुर्थी को आ जाएगी। ठीक है, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी यानी कि गणेश चतुर्थी जो है वह एकमात्र चतुर्थी है जो कि आपकी शुक्ल पक्ष में आती है। बाकी जितनी भी चतुर्थी है वो आपकी दोस्तों कृष्ण पक्ष में आती है। तो कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को आपकी क्या होती है? करवा चौथ होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए,
रासमी चित्तौड़गढ़ में मार्तकुंडिया मेला कब भरता है? तो मार्तकुंडिया का मेला रासमी चित्तौड़गढ़ में कब भरता है दोस्तों? तो ये आपका कब भरेगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या राइट आंसर आपका होगा? तो ये आपका कब भरता है दोस्तों? तो ये आपका भरता है वैशाख पूर्णिमा को, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए बाणगंगा का मेला कब लगता है, तो बाणगंगा का मेला जो कि आपका बैराट जयपुर में लगता है दोस्तों, ये भी आपका वैशाख पूर्णिमा को ही लगता है। तो ये दोनों बातें आपको एक साथ ध्यान रखनी है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा यहाँ पर आपका सही सुमेलित नहीं है? डांग होली दिया गया है, डफ आपका बसंत पंचमी है, झूमर मांगलिक अवसर है और पेजन आपका विवाह अवसर है। तो यहाँ पर कौन सा आपका असुमेलित है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर पेजन जो विवाह अवसर दिया गया है ये आपका असुमेलित है, ठीक है। ऑप्शन 4 जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा। झूमर मांगलिक अवसर सही है, डफ आपका बसंत पंचमी और डांग नृत्य आपका होली के अवसर पर किया जाता है। आगे देखिए, चित्तौड़गढ़ में घोसुंडी की बावड़ी का निर्माण करवाया था, तो ये आपका श्रृंगार देवी के द्वारा करवाया गया था, श्रृंगार देवी के द्वारा करवाया गया। मालवा क्षेत्र में नवविवाहिता द्वारा अपने पीहर पक्ष की प्रतीक्षा में गाया जाने वाला गीत कौन सा है? तो पीहर पक्ष की प्रतीक्षा में गाया जाने वाला गीत कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका चिरमी गीत हो जाएगा। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका सही होगा। फूसे खां, करीम खां, महरदीन किस गायन शैली के कलाकार हैं? तो जो फूसे खां हैं, करीम खां हैं और महरदीन हैं, ये आपके किसके कलाकार हो जाएंगे? तो ये आपके दोस्तों लंगा के कलाकार है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, संविधान की 12वीं अनुसूची में शहरी निकायों के प्रशासन के संबंध में कितने विषय शामिल किए गए हैं? तो शहरी निकायों की अगर बात की जाए तो कितने विषय आपके शामिल किए गए हैं? तो 18 विषय आपके शामिल किए गए हैं। तो ग्राम पंचायत की बात की जाए यानी पंचायत समिति की बात की जाए तो यहाँ पर आपके 29 विषय शामिल किए गए हैं, जबकि शहरी निकायों में आपके 18 विषय शामिल किए गए हैं। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा दायित्व जिला कलेक्टर की दंड नायक शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? तो कौन सा आपका दंड नायक शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है जिला कलेक्टर की, ये आपको बताना है। तो कौन सा नहीं आएगा यहाँ पर? देखिए, विदेशियों के पार पत्र की जांच करना, जाति निवास तथा अन्य प्रमाण पत्र जारी करना, जिला महिला सहायता समिति की अध्यक्षता करना, शस्त्रालयों पर नियंत्रण करना। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 जो है ये आपका दंड नायक शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है। आगे देखिए, निम्न में से असत्य कथन है, असत्य कथन आपको बताना है। प्रथम विधानसभा चुनाव में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 140 थी, तो पहला यहाँ पर आपका दोस्तों 140 दिया गया है। यहाँ पर क्या बताना है आपको? असत्य बताना है। तो प्रथम विधानसभा चुनाव में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 140 थी। अगला कथन देखिए, प्रथम विधानसभा में 7 सदस्य निर्विरोध चुने गए थे। इसके अलावा राजस्थान विधानसभा में प्रथम महिला सदस्य आपकी कमला बेनीवाल थी। प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष आपके लाल सिंह सख्तावत थे। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, प्रथम उपाध्यक्ष आपके लाल सिंह सख्तावत थे। प्रथम महिला सदस्य कमला बेनीवाल आपकी दोस्तों विधानसभा में दी गई है, तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से न्यूनतम कार्यकाल वाले राज्यपाल रहे हैं, तो न्यूनतम कार्यकाल वाले राज्यपाल आपके कौन रहे हैं दोस्तों? तो दरबार सिंह जो है ये आपके न्यूनतम कार्यकाल वाले राज्यपाल रहे हैं। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका सही होगा। और सर्वाधिक कार्यकाल वाले आपके गुरुमुख निहाल सिंह रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति राजस्थान का 2 कार्यकालों के लिए मुख्य सचिव नहीं रहा? तो 2 कार्यकालों के लिए मुख्य सचिव कौन नहीं रहा है यहाँ पर? मोहन मुखर्जी रहे हैं, भगत सिंह मेहता रहे हैं, इनका कार्यकाल सर्वाधिक रहा है आपका। इसके अलावा CS राजन भी रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके SD उज्ज्वल नहीं रहे हैं, सांवलदान उज्ज्वल यहाँ पर नहीं रहे हैं। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान राज्य का ऐसा मुख्यमंत्री जो राज्यसभा तथा लोकसभा दोनों का सदस्य रहा? तो राज्यसभा लोकसभा दोनों का सदस्य रहा है, ऐसे कौन से मुख्यमंत्री आपके हो जाएंगे? तो ये मुख्यमंत्री आपके हो जाएंगे जगन्नाथ पहाड़िया। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में 15वीं विधानसभा वर्तमान में अनुसूचित जनजाति की महिला सदस्यों की संख्या है। तो दोस्तों यहाँ पर ST की बात की जा रही है। विधानसभा में वर्तमान में ST की महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये आपकी 3 हो जाएगी। बुलाक आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में धारण करती है? तो बुलाक आभूषण जो है ये कहाँ पर धारण किया जाता है दोस्तों? तो ये नाक में धारण किया जाता है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, बुलाक आपका नाक में धारण किया जाता है। राव जयसिरो छंद ग्रंथ के रचना किसने की है दोस्तों? तो राव जयसिरो छंद जो है इसकी रचना किसके द्वारा की गई? तो ये बीटू सुजा के द्वारा आपकी की गई है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है आपकी राव जयसिरो छंद। इसमें दोस्तों आपका जो राती घाटी का युद्ध हुआ था उसका भी वर्णन इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि राव जयसी और कामरान के मध्य लड़ा गया था। न्यायाधीशों जांच अधिनियम 1968 निम्न में से किन सांविधिक पदाधिकारियों को पद से हटाने के लिए लागू होता है? तो किन अधिकारियों को पद से हटाने के लिए लागू होता है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए ये आपका लागू होता है। जिला न्यायाधीश इसमें शामिल नहीं होते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आपका करेक्ट होगा, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए,
कौन सा वाद्य यंत्र बकरे के चमड़े से बनता है? तो बकरे के चमड़े से बनता है तथा अलवर एवं सवाई माधोपुर में विशेष रूप से प्रचलित है। तो ये कौन सा आपका हो जाएगा? तो ये आपका मशक हो जाएगा। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही होगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कौन सा असुमेलित है। तो रबाब आपका दिया गया है तत्ववाद यंत्र, तुरही दिया गया है सुशीरवाद यंत्र, टामक आपका घन दिया गया है जो कि गलत है। टामक जो है दोस्तों ये आपका अवनदवाद यंत्र में आता है। तो अवनदवाद यंत्र में आता है आपका टामक, ठीक है, जिसे तालवाद यंत्र भी कहा जाता है। श्रीमंडल आपका घन दिया गया है जो कि सही है। तो यहाँ पर टामक आपका गलत हो जाएगा। पुष्कर पेड़ी और पथवारी मांडने कब बनाए जाते हैं? तो पुष्कर पेड़ी और पथवारी मांडने आपके कब बनाए जाते हैं? तो तीर्थ यात्री के लौटने पर ही आपके बनाए जाते हैं। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। बादों और रंगों कला के लिए राजस्थान में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो टाई एंड डाई के लिए आपका दोस्तों जयपुर स्थान जो है ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित मेमोरी को उनकी गति के अनुसार तेज से धीरे क्रम में लगाएं। यानी तेज से धीरे क्रम में आपको लगाना है, तेज से धीरे क्रम में। रैम, HDD, कैश मेमोरी, रजिस्टर और SSD यहाँ पर दिया गया है। सही उत्तर का चयन करना है। तो सबसे ज़्यादा जो स्पीड होती है वो किसकी होती है? रजिस्टर की आपकी होती है। फिर उसके बाद आपकी कैश मेमोरी की होती है, फिर उसके बाद आपकी रैम की होती है, फिर उसके बाद आपकी SSD होती है, उसके बाद आपकी HDD आती है। यहाँ पर ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। स्पीड के मामले में बात की जाए तो रजिस्टर की सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन इसकी जो मेमोरी की क्षमता होती है वो काफ़ी कम होती है, ठीक है, स्टोर करने की क्षमता। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर गति पूछी जाए तो रजिस्टर की सबसे ज़्यादा है और स्टोर करने की क्षमता इसकी सबसे कम हो जाएगी। आगे देखिए, प्रोग्रामिंग में त्रुटियों को खोजने व हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस सवाल को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर पूछा गया है त्रुटियों को खोजने व हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो प्रक्रिया जो होती है इसे क्या कहा जाता है? डीबगिंग कहा जाता है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। त्रुटियों को डीबगिंग नहीं कहा जाता है, उनको खोजने और हटाने की प्रक्रिया जो होती है, जो प्रोसेस होता है, उसे डीबगिंग कहा जाता है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा डेटा टाइप MS एक्सेल में नहीं होता है? तो MS एक्सेल में आपका कौन सा डेटा टाइप नहीं होता है? नंबर, डेट टाइम, लेवल, करेंसी। तो यहाँ पर आपका लेवल नहीं होता है। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। निम्न में से एक्सेल में गलत तरीके से लिखे गए फॉर्मूला को छाटिए। तो गलत तरीके से जो फॉर्मूला लिखा गया है उसको छाटना है। तो फॉर्मूला हमेशा आपका इक्वल टू से शुरू होता है दोस्तों। इक्वल टू का जो साइन होता है यहाँ से शुरू होता है, यानी बराबर के साइन से शुरू होगा। तो ये आपके 3 जगह दिया गया है, यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, MS वर्ड में प्रयुक्त शॉर्टकट की को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर शॉर्टकट कीज दी गई हैं, इनका मिलान करना है। वो हो जाएगी Ctrl+F2। Ctrl+F2 जो है ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। प्रिंट प्रीव्यू के लिए इसे यूज में लिया जाता है। प्रिंट प्रीव्यू का मतलब होता है जो आपको हार्ड कॉपी निकालने से पहले जो कंप्यूटर में आपको पेपर दिखाया जाता है भाई ऐसा प्रिंट निकलेगा, उसे प्रिंट प्रीव्यू कहा जाता है। Ctrl+F2 इसके लिए यूज में लिया जाता है। तो बी में आपका 4 हो जाएगा, एक ही ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। यानी स्ट्राइक थ्रो के आंसर की ये आपकी की क्या हो जाएगी? तो ये आपकी Ctrl+D ग्रेटर देन Alt+K ग्रेटर देन एंटर हो जाएगा। इसके अलावा फॉर्मेट पेंटर की बात की जाए तो Ctrl+Shift+C आपका हो जाएगा। इक्वेशन की बात की जाए तो Alt+= आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, यूजर द्वारा एक से अधिक डॉक्यूमेंट में बार बार एक जैसे परिवर्तन करने होते हैं तो वह किसका उपयोग करता है? तो वह किसका उपयोग करेगा ये आपको बताना है। तो ये यहाँ पर मैक्रो का उपयोग करेगा। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, पोर्टेबल डिवाइसों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो पोर्टेबल जो डिवाइस होते हैं उनको जोड़ने के लिए आपके USB पोर्ट का यूज में लिया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की निर्गम युक्ति नहीं है? निर्गम युक्ति का मतलब यहाँ पर कौन सी आपकी दोस्तों इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर, यानी कि कौन सा यहाँ पर आउटपुट डिवाइस नहीं है ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लॉटर आपका आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट है, प्रिंटर आउटपुट है। वेब कैम जो है ये आपका आउटपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इंटरनेट पर डेटा भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग होता है? तो डेटा को भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल को यूज में लिया जाता है? तो TCP और IP को यहाँ पर यूज में लिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, TCP IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल आपका हो जाएगा। यहाँ पर भी आपको दोस्तों मिलान करना है। द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी और यहाँ पर चतुर्थ और आपकी पंचम पीढ़ी दी गई है और इनको मिलान करना है ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, द्वितीय पीढ़ी में आपका कौन सा आ जाएगा? उच्च स्तरीय प्रोग्राम आ जाएंगे। तृतीय पीढ़ी में आपके दोस्तों टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएंगे। चतुर्थ पीढ़ी में आपके यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएंगे। इसके अलावा 5वीं पीढ़ी में आपके मल्टीकोर ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएंगे। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर ये मैथमेटिक्स के सवाल है। यदि 3 संख्याएं 3:2:5 के अनुपात में हैं
और उनके वर्गों का योग इतना दिया गया है आपको, तो दूसरी संख्या क्या होगी, यानी दूसरी संख्या आपको बतानी है। तो यहाँ पर अनुपात दिया गया है, तो इसको इस तरीके से आप काउंट कर लीजिए। जैसे 3x है, x यहाँ पर मान लीजिए आप, इसके अलावा यहाँ पर 2x मान लीजिए, यहाँ पर आप 5x मान लीजिए संख्याओं को, ठीक है। अब इनके वर्गों का योग आपको करना है, तो ये 9x² हो जाएगा, ये आपका 4x² हो जाएगा, और ये आपका 25x² हो जाएगा। तो इनके वर्गों का योग अगर आप करते हैं तो ये कितना निकल के आएगा, 25 आपका 4 29 हो गया, 29 9 करेंगे तो ये आपका कितना हो गया, 38x² हो गया। तो 38x² जो है ये आपका 1862 के बराबर है, ठीक है। तो 38 से इसको काटोगे तो कितना निकल के आएगा ये आपका दोस्तों, तो ये आपका 49 निकल के आएगा। तो x की वैल्यू आपकी 7 निकल के आ जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर दूसरी संख्या पूछी गई है, तो दूसरी संख्या कितनी है आपकी, 2x हमने मानी है, तो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 × 7 यानी कि 14 आपकी हो जाएगी। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ABCD का अनुपात यहाँ पर दिया गया है, तो वो संख्या आपको बतानी है ACD वित्तानुपात में होती है यदि, तो ACD जो है दोस्तों ये आपकी प्रोपोर्शनल कब होगी ये आपको बताना है। तो ये प्रोपोर्शनल आपकी कब होगी, तो ये आपकी प्रोपोर्शनल होगी दोस्तों A/B बराबर आपका C/D है। तो यहाँ पर B और C जो है ये बराबर हो जाएंगे, तो ये आपकी प्रोपोर्शनल हो जाएगी। यहाँ पर ऑप्शन 3 आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, 210 रुपये को राम और श्याम में 7:3 के अनुपात में बांटने पर दोनों के द्वारा धन क्रमशः होंगे। तो आसान सा सवाल है, 7:3 दिया गया है, दोनों को जोड़ लीजिए। टोटल अनुपात जो है वो 7:3 है, यानी 10 हो गया आपका, 7 + 3 10, 10 किसके बराबर है, 210 के बराबर है। तो एक आपका किसके बराबर हो गया, 21 के बराबर हो गया। तो यहाँ पर आपको दोस्तों 7 का और 3 का अनुपात बताना है, यानी 21 × 7 करोगे तो कितना हो गया, 21 × 7 अगर आप करते हो तो ये आपका 147 हो गया। इसके अलावा 21 × 3 अगर आप करोगे तो ये कितना हो गया आपका, तो ये आपका 63 हो गया, यानी कि ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। यानी बांटने पर दोनों को कितना धन मिला वो आपको यहाँ पर बताना है। आगे देखिए, रुपए दिए गए हैं यहाँ पर 4800 की रकम को A, B और C के बीच इस प्रकार बांटी जाती है कि A का भाग B के भाग से 40% अधिक है और C का भाग B से 20% कम है। तो B का भाग यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर A और B C आपका दिया गया है, B का भाग अगर आप 100 मान लेते हैं तो यहाँ पर बोला गया है A का भाग B से कितना है, 40% अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। C का भाग B से 20% कम है, तो 20% कम है यानी कि 80 हो जाएगा। तो 140 100 80 ये आपके डिवाइडेशन हो गया। अब यहाँ पर टोटल रकम आपकी 4800 दी गई है, तो 140 + 100 240, 240 + 80 कितना हो गया आपका दोस्तों, तो 240 + 80 आपका 320 हो गया। तो ये 320 जो है ये आपके 4800 के बराबर है, यानी कि एक आपका किसके बराबर हो जाएगा, तो एक आपका 4800 / 320 हम करेंगे तो ये आपका 480 / 32 यहाँ पर आ जाएगा, ये भी कट जाएगा। यहाँ पर हमको B का भाग बताना है, तो B का भाग कितना है यहाँ पर 100 है, तो इसको 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना निकल के आएगा दोस्तों, 32 से आपका 480 कितनी बार कटेगा, तो ये 15 बार कटेगा, और इंटू यहाँ पर 100 आप कर दीजिए तो ये कितना हो गया आपका 1500 हो गया, ठीक है। तो 1500 यहाँ पर निकल के आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर A, B और C एक साझेदारी में दिए गए हैं 7/2, 4/3, 6/5 के अनुपात में निवेश करते हैं। 4 माह पश्चात A ने अपने हिस्से में 50% की वृद्धि की। तो यहाँ पर 4 माह बाद A अपने हिस्से में 50% की वृद्धि करता है। यदि 1 वर्ष के अंत में कुल लाभ दिया गया है यहाँ पर, तो लाभ में B का हिस्सा कितना है, तो B का हिस्सा इन्होंने पूछा है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, 7/2 है, इसके अलावा 4/3 है, इसके अलावा 6/5 है। तो पहले तो इनको दोस्तों आप सीक्वेंस में कर लीजिए, जैसे कि ये बट्टे में दिए गए हैं तो इनको नॉर्मल कर लेते हैं। यहाँ पर आप 5 × 3 7 को 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 को आप दोस्तों 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 6 जो है इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपके समानुपात में आ जाएंगे, ठीक है। यानी डिवाइडेशन यहाँ पर कर लीजिए इसका, यह 2 2 3 5 जो यहाँ पर दिया गया है इनको हटा लेते हैं। तो 7 × 15, 4 × 10 और 6 × ये, तो 3600 आपका हो गया, ये आपका 40 हो गया, और 7 × 15 आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये आपका 105 हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए, यहाँ पर क्या बोला है, ए जो है वो 4 माह तक तो कितना पैसा लगाता है, यानी कि 105 लगाएगा, लेकिन फिर आपका 4 महीने बाद वो कितना लगाएगा, 50% की वृद्धि करके लगाएगा। यानी कि इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे आप, 105 × 4 करना है, फिर उसके बाद क्या करोगे, 105 में आपको 50% की वृद्धि करनी है, यानी 150/100 कर देना है, और इंटू 8 आप करोगे। 12 महीने का हम कैलकुलेट करके यहाँ पर निकाल रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा 40 × 12 हम करेंगे, फिर यहाँ पर हम 36 × 12 करेंगे, और ये किसके बराबर हो जाएगा आपका दोस्तों, ये आपका 21,600 के बराबर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ से एक की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी, एक की वैल्यू यहाँ से आपकी निकल के आएगी, यानी कि ये जो रेशो है, या तो रेशो निकाल लीजिए, यहाँ पर सिंपल सा है, ये वाला जो रेशो है ये प्लस का साइन हटा के यहाँ पर रेशो लगा लीजिए आप,
ठीक है, तो रेशो निकल के आ जाएगा। ये 21,600 को आप थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कितना हो गया, ये रेशो निकाल लीजिए, प्लस की जगह रेशो लगा दीजिए, तो इनका रेशो आपका निकल के आ जाएगा। तो रेशो से ज़्यादा आसान रहेगा करना, तो ये 35:10 आपका 9 निकल के आएगा। 35:10:9 जो है ये रेशो निकल के आएगा, और इसका टोटल करेंगे तो ये 54 हो गया आपका। तो ये 54 किसके बराबर है, 21,600 के बराबर है। तो 21,600 जो है ये 54 के बराबर हो जाएगा, यानी बटे में 54 आ गया। बी का हिस्सा आपको निकालना है, तो बी का हिस्सा कितना है, 10 है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा आपका दोस्तों, ये 4,000 आपका निकल के आ जाएगा। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। किसी कार्य को पूरा करने हेतु एक दिन में 12 घंटे कार्य करके 15 व्यक्ति 10 दिनों का समय लेते हैं। उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करने के लिए 10 व्यक्तियों को एक दिन में कितने घंटे काम करना चाहिए। तो इनको कितने घंटे काम करना चाहिए ये आपको बताना है। तो ये MDH वाला जो फॉर्मूला होता है उसको आप यूज़ में ले सकते हो यहाँ पर, और उससे आप इसे आसानी से कर सकते हो। जैसे कि 12 घंटे 15 व्यक्ति 10 दिनों में कर रहे हैं, तो इसको इक्वल टू करेंगे आप 20 दिनों में 10 व्यक्ति आपके कितने घंटे में करेंगे। ठीक है, तो ये 10 से 10 गया आपका, यहाँ से 5 से 3 बार कट जाएगा, ये 5 से आपका 4 बार कट जाएगा, 4 से ये 3 बार जाएगा, तो 3 × 3 आपका 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 9 निकल के आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 45 दिनों में और 40 दिनों में पूरा करते हैं। तो ए जो है वो 45 दिनों में किसी कार्य को कर रहा है, बी जो है ये 40 दिनों में किसी कार्य को कर रहा है, लेकिन ए m दिनों के बाद कार्य छोड़ देता है। यानी ये मिलकर कार्य करना प्रारंभ करते हैं, फिर m दिनों बाद ए कार्य करना छोड़ देता है, और बी से इस कार्य को m+14 दिनों में पूरा करते हैं। तो m का मान आपको बताना है। ठीक है, अब पहले तो इनकी एफिशिएंसी हम निकाल लेते हैं। ए और बी की एफिशिएंसी निकालना जरूरी है, उसके बाद ये सवाल हो पाएगा। तो 45 और 40 ऐसी संख्या देखिए जो दोनों से डिवाइड हो जाए, तो ये 360 मैंने यहाँ पर ले ली। 360 में 45 का भाग दीजिए, तो इसकी एफिशिएंसी 8 निकल के आ गई आपकी ए की, बी की एफिशिएंसी आपकी 9 निकल के आ गई। ठीक है, तो ए की एफिशिएंसी 8 है, बी की एफिशिएंसी 9 है। अब यहाँ पर क्या बोला है कि m दिनों तक तो वो दोनों मिलके काम करते हैं, तो m दिनों तक तो 8 + 9 इनकी एफिशिएंसी टोटल 17 हो गई, और ये m दिनों तक काम करते हैं। फिर इसके बाद क्या हो गया आपका, जो है ए ने छोड़ दिया, तो बी शेष कार्य करेगा कितने दिनों में, तो m+14 दिनों में बी शेष कार्य कर रहा है, यानी कि 9। इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 9 होगी, और कार्य कितने दिनों में पूरा होगा आपका, 360 दिनों में पूरा होगा। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो m की वैल्यू निकल के आएगी आपकी। कैलकुलेट करके देख लेते हैं, यह हो गया आपका 17m। ठीक है, 8 + 9 17m हो गया, यहाँ पर आपका 9m हो गया, इसके अलावा 14 × 9 हो जाएगा, और ये बराबर में आपका 360 आ जाएगा। ठीक है, तो 17 और 9 आपका कितना हो गया दोस्तों, तो ये 26m आपका हो जाएगा। इसके बाद 14 × 9 आप करोगे, और इसको 360 में से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 4 9 36 आपके हो गए, 3 चला गया, 9 3 12 हो गया, तो 126 माइनस कीजिए इसमें से 360 में से, तो 360 में से आप 126 माइनस करोगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा, ये आपका 234 निकल के आ जाएगा, और 234 जो है ये 26m के बराबर आपका हो गया। तो यहाँ पर m की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी आपकी, तो ये m की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी यहाँ से दोस्तों, ये आपकी निकल के आ जाएगी 9 निकल के आ जाएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 दिन हो जाएगा। इस तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हो। मध्याह्न भोजन में प्रतिदिन प्रति बालक 150 ग्राम गेहूँ तथा 100 ग्राम चावल के हिसाब से 60 बच्चों के लिए 30 दिन के लिए गेहूँ व चावल की कुल मात्रा है। तो कुल मात्रा आपको बतानी है। प्रतिदिन प्रति बालक 150 ग्राम तो गेहूँ है और 100 ग्राम आपके चावल है, तो टोटल कितना हो गया, 250 ग्राम हो गया। 60 बच्चों का है तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 दिन के लिए तो 30 दिन का निकालेंगे, क्योंकि ये प्रतिदिन का यहाँ पर दिया गया है। तो टोटल कितना निकल के आएगा आपका दोस्तों, ये आपका निकल के आएगा 27, और यहाँ पर 4 जीरो आपकी निकल के आ जाएगी, ये ग्राम में निकल के आएगा, लेकिन इसको हम कैलकुलेट करेंगे दोस्तों किलोग्राम में, तो ये 270 kg आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन 3 आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है आपका, एक विद्यार्थी अपने घर से कॉलेज 10 किलोमीटर प्रति घंटे से जाता है, इसके अलावा वापस कॉलेज से 15 किलोमीटर प्रति घंटे से आता है, तो उस विद्यार्थी की औसत गति होगी। इसको या तो फॉर्मूला से आप कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर्मूला क्या है, 2xy/x+y, इससे आपकी औसत गति निकल के आ जाती है। तो 2 × 10 × 15 आप करोगे, अपॉन 25 आपका हो जाएगा, यहाँ पर 10 + 15 25। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो ये तो आपका 5 बार कट गया, ये आपका 3 बार कट गया, इसके अलावा 5 यहाँ से ये 2 बार कट गया, तो ये कितना निकल के आएगा आपका, 4 × 3 12 निकल के आ गया। तो 12 आपका एवरेज यहाँ पर निकल के आ जाएगा, औसत जो है ये गति निकल के आपकी आ जाएगी। लेकिन इसको आप जो है अगर फॉर्मूला यूज़ में नहीं लेते हो तो कुल दूरी अपॉन कुल समय आपको करना पड़ेगा, उससे भी आप इसको कर सकते हो। कैसे करोगे मैं बता देता हूँ। कुल दूरी अपॉन कुल समय आपको करना है। डी दूरी वो तय कर रहा है और डी दूरी में वापस आ रहा है, तो 2 तो आपकी कुल दूरी क्या होगी, 2d होगी। कुल समय आपको निकालना है। समय क्या होता है, जो दूरी होती है वो क्या होती है आपकी,
चाल इंटू समय आपकी होती है। तो समय आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल हो जाएगा। तो दूरी कितनी है d, और चाल कितनी दी गई है, 10 दी गई है। दूरी कितनी है d, चाल कितनी दी गई है, 15 दी गई है। ठीक है, तो ये सेम वही फॉर्मूला निकल के आ जाएगा आपका, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है 2xy/x+y। ये यहाँ पर आपका कितना हो गया, 2d हो गया दोस्तों, 2d। और यहाँ पर अगर आप एलसीएम लेते हो तो ये 15 × 10 आपका हो जाएगा, और 15 × 10 आपका हो गया, तो ये यहाँ पर 15d और ये 10d, ये आपका 25d यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर आपका 25d हो जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पर किया था। तो उस तरीके से फॉर्मूले से आप कर सकते हो, ये आंसर आपका निकल के आएगा। यानी कुल दूरी अपन कुल समय आप करोगे तो आपका निकल के आ जाएगा। आगे देखिए, बस स्टैंड से हर 30 मिनट में दिल्ली के लिए एक बस निकलती है। तो हर 30 मिनट में दिल्ली के लिए एक बस निकलती है। पूछताछ लिपिक राम ने यात्री श्यामलाल को बताया कि बस 10 मिनट पहले ही रवाना हो चुकी है, तो बस सुबह 9:35 बजे रवाना होगी। तो पूछताछ लिपिक ने श्यामलाल को यह जानकारी कितने बजे दी, यानी 30 मिनट में जो है वो बस रेगुलर निकलती है। और यहाँ पर पूछा गया 10 मिनट पहले ही बस रवाना हो चुकी है, तो 10 मिनट पहले बस रवाना हो चुकी है, यानी कि 20 मिनट अभी बचे हुए हैं दोबारा बस आने में, और दोबारा जो बस है वो 9:35 पे आएगी। ठीक है, तो पूछताछ लिपिक ने श्यामलाल को यह जानकारी कितने बजे दी, तो आप निकाल के देख लीजिए कितने बजे हो जाएगा। 9:35 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9:15 AM आपका हो जाएगा। आगे देखिए, लंदन का समय दिल्ली के समय से 5.5 घंटे पीछे है। तो लंदन का समय दिल्ली के समय से 5.5 घंटे पीछे है। तो लंदन में कितने बजे हैं, यदि दिल्ली में 2:35 बजे हैं तो लंदन में कितने बजेंगे, 9:05 हो जाएंगे आपके, 21:05 हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। एक कार जो है 1.5 घंटे में आपकी 67 किलोमीटर तथा अगले 2.5 घंटे में आपकी ये 97 किलोमीटर चलती है, यानी ये आपकी 1.5 घंटे में तो 67 किलोमीटर और 2.5 घंटे में 97 किलोमीटर चल रही है। तो कार की औसत चाल निकालनी है, तो औसत चाल वही निकाल लीजिए, कुल दूरी अपॉन कुल समय। कुल दूरी कितनी हो गई, तो 67 + 97 आपकी हो गई। समय कितना हो जाएगा, 1.5 + 2.5 अगर आप करते हो तो कितना हो गया, टोटल समय आपका 4 हो गया। तो निकाल लीजिए ये आपका कितना हो गया, इनको टोटल करेंगे तो 7 7 ये आपका 14 हो गया, 1 हो गया 10, और ये आपका 164 हो गया। 4 से डिवाइड करोगे तो कितना निकल के आ गया, ये आपका 41 km/h निकल के आ जाएगा। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ पर एक डायग्राम आपको दिया गया है, इस सवाल को भी आप आराम से कर सकते हो। 5 वस्तुओं का आयात मूल्य नीचे दिए गए आलेख में दर्शाया गया है। यदि वस्तु C तथा D के आयात मूल्य का अंतर, C और D के आयात मूल्य का अंतर यहाँ पर दिया गया है, ये कितना दिया गया है, 348 करोड़ रुपए दिया गया है। तो C और D के आयात मूल्य का अंतर कितना हो जाएगा, तो 64.6 में से 47.2 माइनस करेंगे, तो इसमें से माइनस कीजिए, ये आपका 4 हो गया। यहाँ पर 14 में से आपका 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 7 आपका हो जाएगा। उसके बाद 5 में से 4 जाएगा तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो 17.4 जो है ये आपके 348 के बराबर हो जाएंगे। पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 यहाँ पर लग जाएगा। तो ये 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये इसका जस्ट डबल है, तो 1 की वैल्यू आपकी 20 निकल के आ जाएगी। तो इसको दिमाग में रख लेना, 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 20 हो गई। अब इस सवाल को आप आराम से कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर बोला गया है सभी 5 वस्तुओं का कुल आयात मूल्य क्या है, तो सभी 5 वस्तुओं का कुल आयात मूल्य आपसे पूछा गया है। तो ये सभी जो दिए गए हैं इनका टोटल करना पड़ेगा आपको, और फिर आपको 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये टोटल आपका 360 के आसपास निकल के आएगा, और ये 20 जो है 1 की वैल्यू थी, तो कितना हो गया, ये आपका 7200 करोड़ रुपए हो जाएगा। आगे देखिए, वस्तु बी का आयात मूल्य वस्तु ई के आयात मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। तो वस्तु बी का जो आयात मूल्य है वो कितना है, 80.4 है। वस्तु ई का आयात मूल्य कितना है, 37.6 है। तो 80.4 में से 37.6 माइनस करना है पहले। तो 80.4 में से 37.6 माइनस करोगे तो कितना निकल के आएगा, तो ये आपका निकल के आ जाएगा 42.8। ठीक है, 42.8 में से डिवाइडेशन करोगे 37.6 का, तो आपका परसेंटेज निकल के आ जाएगा वस्तु ई के आयात मूल्य से। ठीक है, तो ये कितना निकल के आएगा, आपका 113.8% निकल के आएगा। बेसिक सा सवाल है। वस्तु ए तथा सी के आयत मूल्यों का अंतर क्या है, तो वस्तु ए तथा सी के आयत मूल्यों का अंतर आपको निकालना है। तो ए की वैल्यू जो है वो 130 है, सी की वैल्यू आपकी 64.6 है। तो इन दोनों को माइनस करो पहले, तो माइनस करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा ये आपका, तो ये निकल के आ जाएगा आपका 65.6। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे, 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना निकल के आ जाएगा, 13-12 करोड़ आपका निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 13-12 करोड़ हो जाएगा। ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। आगे देखिए, ब्राजील में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 के पहले चरण में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता, तो यहाँ पर हितेश गुलिया ने स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन 2 यहाँ पर सही जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाएगा। हाल ही में स्टार्टअप महाकुंभ 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये आपका नई दिल्ली में किया गया है। अगला सवाल देखिए, मई 2025 में खान मंत्रालय द्वारा देश में पहली बार 2 पोटास ब्लॉक्स की नीलामी की गई है। ये ब्लॉक्स आपके कौन कौन से हो जाएंगे, तो ये आपके झंडा वाली सतीपुरा और जॉर्गियन सीतापुरा खुंजा ब्लॉक्स आपके हो जाएंगे। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा।
अगला सवाल देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा DRDO की नई मिसाइल परीक्षण रेंज नवदुर्गा परीक्षण रेंज का उद्घाटन किया गया है। ये कहाँ स्थित है? तो नवदुर्गा परीक्षण रेंज आपकी कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। तो ये आपकी दोस्तों नागालैंड का आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, हाल ही में 23वें राष्ट्रीय विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 23वें राष्ट्रीय विधि आयोग के अध्यक्ष आपके कौन बने हैं? तो ये दिनेश माहेश्वरी आपके बने हैं। कौन बने हैं भैया? दिनेश माहेश्वरी बने हैं। अप्रैल 2025 में किसे भारत के 107वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो 107वां राष्ट्रीय उद्यान आपका सिमलीपाल बना है, जो कि कहाँ पर हो जाएगा? आपका उड़ीसा में हो जाएगा। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 20 मई 2025 को मिजोरम आधिकारिक रूप से पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य घोषित किया गया। शिक्षा मंत्रालय द्वारा पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा प्राप्त करने हेतु 95% साक्षरता दर निर्धारित है। तो ये दोनों बातें बिल्कुल सही है दोस्तों। पहला राज्य आपका कौन सा हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा। और यहाँ पर साक्षरता कितनी निर्धारित है आपकी? 95% साक्षरता दर निर्धारित है। तो दोनों कथन यहाँ पर बिल्कुल आपके सही है। यहाँ पर आपका ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, हाल ही में 12वां क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आपका कहाँ पर आयोजित किया गया दोस्तों? तो ये आपका जयपुर में आयोजित किया गया था। भारतीय वायुसेना द्वारा डेजर्ट हंट 2025 अभ्यास का आयोजन किया गया। तो डेजर्ट हंट इंपॉर्टेंट है। इसका आयोजन जो है दोस्तों कहाँ पर हुआ है? तो ये जोधपुर में हुआ है। जोधपुर का जो आपका नाल हवाई अड्डा है वहाँ पर इसका आयोजन हुआ डेजर्ट हंट 2025 का। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही होगा। सॉरी, नाल हवाई अड्डा आपका बीकानेर में है। जोधपुर का जो आपका हवाई अड्डा है एयरबेस, वहाँ पर ये आयोजित हुआ है। ठीक है, नाल में नहीं हुआ है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, वर्ष 2025 के पद्म पुरस्कार विजेता सिनकाफ निज़ाम का संबंध किस क्षेत्र से है? तो सिनकाफ निज़ाम का संबंध आपका शिक्षा और साहित्य से हो जाएगा। प्रश्नकाल, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव और स्थगन प्रस्ताव का स्पष्ट उल्लेख संविधान में कहाँ है? तो संविधान में दोस्तों प्रश्नकाल का, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव का और स्थगन प्रस्ताव का स्पष्ट उल्लेख कहाँ पर है? तो कहीं पर भी इसका उल्लेख नहीं है। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अनुच्छेद 77(3) के अनुसार भारत सरकार के कार्यों को सुविधापूर्वक किए जाने हेतु मंत्रियों में कार्य आवंटन के लिए नियम कौन बनाता है? तो 77(3) के अनुसार नियम कौन बनाएगा? आपका राष्ट्रपति बनाता है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है? तो अनुच्छेद 123 के तहत आपका राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। अगला सवाल देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के लिए बाध्य कर दिया गया? तो मंत्रिपरिषद की सलाह के लिए बाध्य कर दिया गया। तो ये कौन सा संविधान संशोधन आपका हुआ था? 42वां संविधान संशोधन आपका हुआ था। इसके तहत बाध्य किया गया था। और 44वें संविधान संशोधन से एक बार छूट दी गई है कि वह एक बार जो है विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। इससे थोड़ी बहुत छूट आपकी दी गई थी, लेकिन बाध्य आपका 42वें से किया गया था। अगला सवाल देखिए, भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का कितना प्रतिशत होती है? तो ये आपकी कितना प्रतिशत होती है? 15% आपकी होती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व संविधान संशोधन द्वारा भारत में संविधान में शामिल किया गया? तो भारत के संविधान में शामिल किया गया दोस्तों आपका कौन सा नीति निर्देशक तत्व संविधान संशोधन के द्वारा? तो यहाँ पर आपका उद्योगों के प्रबंधन में कार्मिकों की भागीदारी, यह आपका शामिल किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन से इसको शामिल किया गया था। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही होगा। आगे देखिए, असुमेलित की पहचान करनी है। विधि के समक्ष क्षमता अनुच्छेद 14 दिया गया है। अस्पष्टता का अंत अनुच्छेद 17 है। ठीक है, उपाधियों का अंत आपका 18 में दिया गया है, अनुच्छेद 18 में। शिक्षा का अधिकार आपका अनुच्छेद 21 में है दोस्तों, 22 में ना होकर ये अनुच्छेद 21 में है। तो सी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 हो जाएगा, जिसे भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। आगे देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में किस आधार पर विभेद को निषेधित नहीं किया गया है? तो मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 15 का कभी भी आपसे पूछा जाए तो आपको क्या याद रखना है? धम्मू जालीज याद रखना है। क्या याद रखना है? धम्मू जालीज। ठीक है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, धम्मू जालीज के आधार पर विभेद निषेधित किया गया है आपका। तो यहाँ पर धर्म है, जाति है, मूल वंश है, उद्भव यहाँ पर नहीं है। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। यानी इनके आधार पर दोस्तों जो विभेद है उसको निषेधित किया गया है। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में उल्लेखित संयुक्त अधिवेशन शब्द को हटा दिया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों संयुक्त अधिवेशन नहीं होगा, यहाँ पर आप कर लीजिए संयुक्त बैठक। जो आपकी संयुक्त बैठक होती है, जैसे कि उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तो फिर आपकी संयुक्त बैठक होती है, तो संयुक्त बैठक शब्द को हटा दिया गया है। तो ये आपके दोस्तों 11वें संविधान संशोधन से हटाया गया है, क्योंकि संयुक्त अधिवेशन को नहीं हटाया गया है, वो आपका 108वें संविधान संशोधन में उल्लेखित है। संयुक्त बैठक की यहाँ पर बात की जा रही है, तो ये आपकी 11वें संविधान संशोधन से हटाया गया था।
विषाणु जनित रोग का उदाहरण नहीं है। तो विषाणु जनित रोग जो है दोस्तों, इसका उदाहरण आपका कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 75 जो है इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सुजाक यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। ये आपका विषाणु जनित रोग नहीं है। एड्स, पीलिया और पोलियो ये आपके विषाणु जनित रोग हैं। निम्नलिखित पर विचार करें। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, तो ये बात बिल्कुल सही है। लवण जल जंग लगने की दर को बढ़ा देता है, तो ये बात भी सही है। दोनों बातें यहाँ पर बिल्कुल सही है आपकी, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। अग्निशामक यंत्रों में निम्न पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो अग्निशामक यंत्र जो होते हैं वहाँ पर कौन से पदार्थ का आपका प्रयोग में लिया जाता है, तो यहाँ पर आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है दोस्तों वो यूज़ में लिया जाता है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मनुष्य में अलिंग तथा लिंग गुणसूत्र की संख्या का योग है, यानी टोटल मिला के जो गुणसूत्र है उनका योग यहाँ पर पूछा गया है। तो ये कितना हो जाएगा आपका दोस्तों, 23 जोड़ी गुणसूत्र आपके होते हैं, यानी कि कितना हो जाएगा आपके 46 हो जाएंगे टोटल। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर आपको सम्मिलित करना है। निकट दृष्टि दोष दिया गया है जिसे मायोपिया कहा जाता है। इसमें आपका अवतल लेंस यूज में लिया जाता है। ठीक है, दूरदृष्टि दोष जो होता है इसे हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। इसमें आपका उत्तल लेंस यूज में लिया जाता है क्योंकि इसमें पास का नहीं दिखता है। जरा दूरदृष्टिता में को क्या कहा जाता है, प्रेस बायोपिया कहा जाता है। इसमें आपका दोस्तों कौन सा लेंस यूज में लिया जाता है, तो यहाँ पर आपका लिया जाएगा दोस्तों बेलनाकार लेंस। इसमें बेलनाकार क्या डीफोक्सी लेंस इसमें यूज में लिया जाता है। और दृष्टि वैषमय दोष जिसे एस्टिगमेटिज्म कहा जाता है, यहाँ पर आपका बेलनाकार लेंस यूज में लिया जाता है। ठीक है, तो डी में आपका थर्ड होगा, सी में आपका सेकंड होगा, बी में आपका यहाँ पर 1 हो जाएगा और ए में आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 आपका करेक्ट होगा। तो जरा दूरदृष्टिता याद रखना डीफोक्सी लेंस, और दृष्टि वैषमय दोष जो है ये बेलनाकार लेंस यहाँ पर आपका हो जाएगा। यहाँ पर ये इंग्लिश के सवाल है, तो इनके आंसर मैं आपको बता देता हूँ। दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, तो यहाँ पर ए एन द या नो आर्टिकल, क्या यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, तो यहाँ पर आर्टिकल की जरूरत नहीं है। दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, ये यहाँ पर सही हो जाएगा। द टीचर एक्सप्लेन्ड दैट अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन, तो यहाँ पर क्या होगा, द टीचर एक्सप्लेन्ड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल है आपका, हाउस ऑन द कॉर्नर इज फॉर सेल, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा, ए एंड द जीरो आर्टिकल, तो द हाउस ऑन द कॉर्नर इज फॉर सेल यहाँ पर करेक्ट होगा। वुड यू लाइक टू ड्रिंक सम टी, तो यहाँ पर आपका 2 जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो डेली लाइफ में आप यूज में लेते हो। वी सेल्डम मेक मिस्टेक, तो यहाँ पर वी सेल्डम मेक एनी मिस्टेक, तो यहाँ पर एनी आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 85, लक्ष्मी एंड राकेश इन गोवा सिंस दे गोट मैरिड, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा दोस्तों, तो इसमें क्या आ जाएगा ये आपको बताना है। लक्ष्मी एंड राकेश इन गोवा सिंस दे गोट मैरिड, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, तो लक्ष्मी एंड राकेश विल बी लिविंग इन गोवा सिंस दे गोट मैरिड, या फिर यहाँ पर होगा हैज़ बीन लिविंग। इसका आंसर आप कमेंट करके बताना दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर आप कमेंट करके बताना। अगला सवाल देखिए, रविंद्रा वर्किंग विथ अस फॉर 6 ईयर इन नेक्स्ट दिसंबर, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रविंद्रा विल हैव बीन वर्किंग विथ अस फॉर 6 ईयर इन नेक्स्ट दिसंबर, तो यहाँ पर थर्ड आपका करेक्ट होगा। अनीता डिड नॉट अलाउ मी टू एंटर हर होम, तो यहाँ पर इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, यानी पैसिव वॉइस बनाना है इसका, तो बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका हो जाएगा आई वॉज नॉट अलाउड टू एंटर अनीताज होम बाय हर। डज सी लाइक इंग्लिश लिटरेचर, इसका पैसिव बनाना है, तो बताइए इज इंग्लिश लिटरेचर लाइक्ड बाय हर। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही होगा। आगे देखिए, विच डिड व्हेन डिड यू बिल्ड दिस हाउस, इसका पैसिव बनाना है, तो व्हेन डिड यू बिल्ड दिस हाउस, इसका क्या हो जाएगा आपका, तो व्हेन दिस हाउस बिल्ट बाय यू। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। मिठांशु जो है कुड नॉट ब्रेकफास्ट टुडे, तो मिठांशु कुड नॉट ब्रेकफास्ट टुडे, हैड, हैव बीन, हैव, हैविंग, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका दोस्तों मिठांशु कुड नॉट हैव ब्रेकफास्ट टुडे। 5 लाख रुपीज़ अ बिग अमाउंट फॉर अ कॉलेज स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्या होगा, 5 लाख रुपीज़ इज अ बिग अमाउंट, यहाँ पर इज का प्रयोग होगा आपका, इज अ बिग अमाउंट फॉर अ कॉलेज स्टूडेंट। ज्योति टुगेदर विथ हर 4 फ्रेंड्स अ कैंपियन अगेंस्ट स्मोकिंग, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, ज्योति टुगेदर विथ हर 4 फ्रेंड्स हैज स्टार्टेड अ कैंपेन अगेंस्ट स्मोकिंग। टीना सेड टू सुरेश हैव यू ब्राउट माई नोटबुक, तो यहाँ पर इसका नरेशन आपको बताना है, तो ये क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, टीना आस्क्ड सुरेश इफ ही हैड ब्राउट हर नोटबुक, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 आपका सही होगा। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट
डोंट वेस्ट योर टाइम, इसका नरेशन आपको बताना है। तो बताइए क्या राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर। तो द टीचर सजेस्टेड द स्टूडेंट नॉट टू वेस्ट देयर टाइम, ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका सही होगा। सी हैज़ बीन वेटिंग हर पेरेंट्स, तो सी हैज़ बीन वेटिंग हर पेरेंट्स, यहाँ पर क्या आएगा आपका, तो यहाँ पर आ जाएगा सी हैज़ बीन वेटिंग फॉर हर पेरेंट्स। ही लिव्स बापू नगर जयपुर, तो यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर ही लिव्स 8 बापू नगर इन जयपुर, ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए। दे हैड अ डिस्कशन पॉवर्टी, तो यहाँ पर क्या आपका आ जाएगा, दे हैड अ डिस्कशन ऑन पॉवर्टी, ऑन यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। ही हेल्प्स अदर, तो ही हेल्प्स अदर जो है इसका क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपको क्या बताना है, ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस फ्रॉम अफर्मेटिव टू नेगेटिव। नेगेटिव में आपको बदलना है 98 और 99 को। तो यहाँ पर क्या आपका करेक्ट होगा, तो ही हेल्प्स अदर यानी ही डज नॉट फेल टू हेल्प्स अदर, ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। अशोक वाज टू पुअर टू अफोर्ड अ कार, तो टू अफोर्ड अ कार यहाँ पर दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, अशोक वाज सो पुअर दैट ही कुड नॉट अफोर्ड अ कार, इसका नेगेटिव ये आपका हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर भी आपको ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस फ्रॉम एक्सक्लेमेटरी टू अफर्मेटिव। वुड दैट आई वर अ बर्ड, तो इसको आपको सिंपल सेंटेंस में बदलना है अफर्मेटिव में, तो आई विश दैट आई वर अ बर्ड, यहाँ पर ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, तो यहाँ पर आपका दोस्तों इसको सिंपल सेंटेंस अफर्मेटिव में बदलिए आप, क्या हो जाएगा, इट इज़ वेरी जॉयफुल दैट वी हैव वॉन द मैच, ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही होगा। इसके अलावा देखिए आप, यहाँ पर आपको फाइंड द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस, यहाँ पर एरर आपको ढूंढनी है। स्टूडेंट एज वेल एज द टीचर वर प्रेजेंट फॉर द शो, नो एरर, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, नो एरर है, इसमें कोई एरर नहीं है। बोथ इंडियाज एज वेल एज साउथ अफ्रीका आर पार्टिसिपेटिंग इन द गेम्स, नो एरर, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी आपकी एज वेल एज साउथ अफ्रीका जो है इसमें आपकी एरर हो जाएगी। ठीक है, ये इंग्लिश के सवाल है दोस्तों, यहाँ पर मैं इनके आंसर आपको बता देता हूँ, बाकी ये PDF में अपलोड कर दूंगा तो वहाँ से आप मिलान कर लेना। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ पेरेंटेज, तो यहाँ पर क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा एड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ अ कोलन, कोलन को क्यों यूज़ में लिया जाता है दोस्तों, तो कोलन का यूज़ किया जाता है आपका इंट्रोड्यूस अ लिस्ट और एक्सप्लेनेशन के लिए। चूज़ द सेंटेंस विद द करेक्ट कोटेशन मार्क, तो यहाँ पर करेक्ट कोटेशन मार्क के लिए कौन सा यूज़ में लिया जाएगा, तो ये यूज़ में लिया जाएगा आपका वेयर आर यू गोइंग, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर उसके बाद सी आस्क्ड, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। मैं जानता हूँ कि वो ईमानदार है, इसको बदलना है, तो यहाँ पर क्या आपका करेक्ट होगा, आई नो दैट ही इज़ ऑनेस्ट, यहाँ पर ऑप्शन 2 आपका करेक्ट होगा। क्या कोई चांद को छू सकता है, तो क्या कोई चांद को छू सकता है ये आपको बताना है, तो इसके लिए हो जाएगा कैन एनीवन टच द मून, ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। व्हेन अ किंग डाइज हिज सन इज द टू द थ्रोन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, हियर यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस फाइंड द वर्ड करेक्टली स्पेल्ड, तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको ढूंढना है, कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे तो सबसे करेक्ट आपका होगा एंटरप्रेन्योर, ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, ENTREPRENEUR। चूज द करेक्ट ऑप्शन, इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी के लिए यूज में लिया जाता है दोस्तों आपका दिवालियापन, ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही होगा। इंपॉर्टेंट है, आपका इंसॉल्वेंट भी कहा जाता है। आगे देखिए, डिस्क्लेमर, डिस्क्लेमर आपका यूज में लिया जाता है अस्वीकरण के लिए। ठीक है, डिस्क्लेमर कोई भी प्रोडक्ट हम खरीदते हैं तो वहाँ पर डिस्क्लेमर लिखा होता है उसका, तो वो अस्वीकरण इसका अर्थ होता है। सेलेक्ट द मिस स्प्लेट वर्ड, तो यहाँ पर कौन से दोस्तों स्पेलिंग में मिस्टेक है आपकी, तो यहाँ पर ग्रामर जो लिखा हुआ है दोस्तों ये गलत है, यहाँ पर ई की जगह आपका ए आता है, यानी दोनों जगह यहाँ पर आपका ए आएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ये होता है आपका ग्रामर, यहाँ पर भी आपका ए आता है। आगे देखिए, यू विल नेवर हैव सेंस, तो यू विल नेवर हैव सेंस इसको आपको दोस्तों इंट्रोगेटिव में बदलना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका व्हेन विल यू हैव सेंस, ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। किस समूह में सही विलोम शब्द नहीं है, तो सही विलोम शब्द आपका विरल का सघन, अनुरक्त का विरक्त, उपकार का अपकार दिया गया है, लेकिन रित का सत्य जो है ये यहाँ पर दोस्तों सिनोनिम है, ये आपका विलोम नहीं है। रित जो है इसका मतलब सत्य होता है, तो ये उल्टा नहीं है, ये समानार्थी शब्द है। किस विकल्प में उचित विलोम युग्म का प्रयोग हुआ है, तो उचित विलोम युग्म जो है वो यहाँ पर संकीर्ण और विस्तीर्ण हो जाएगा, ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। स्टैट्यूटरी का हिंदी पारिभाषिक शब्द है, तो इसका क्या हो जाएगा, सांविधिक आपका हो जाएगा, ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही होगा। किस वाक्य में क्रिया वर्तमान में है, तो वर्तमान में किस वाक्य में आपकी क्रिया हो जाएगी, वर्तमान काल में,
तो वर्तमान काल में आपकी हो जाएगी मैं तुम्हें पत्र लिख रहा हूँ, यह आपका वर्तमान में हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया भूत